हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन एमसीक्यूज पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और किस तरह का पैटर्न हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो आइए हमारा 36 क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैंने इन क्वेश्चंस की कई वीडियो अपलोड कर दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ए रामकुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। तो फ्रेंड्स, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो फ्रेंड्स, इस बुक में साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो हमारा ठीक होता ही है, साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलते हैं हम वो भी करते हैं, जिससे और अदर क्वेश्चंस हैं वो हमारे ठीक हो जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ए पुष्पदंत, बी हेमचंद्र, सी सरहप्पा और डी विद्यापति। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी सरहप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए लुइप्पा, बी सवरपा, सी सरहप्पा और डी चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी सरहप्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ए सरहप्पा, बी सवरप्पा, सी देवसेन और डी कबीर। तो इसका भी हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ए रामकुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होगे कि ये वही क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे ये टीजीटी परीक्षा 2009 में आया है और इनको अलग अलग ढंग से पूछा गया है, और ये टीजीटी परीक्षा 2016 में आया है, और आगे देखते हैं ये टीजीटी 2004 में आया है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि ये टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बुक्स में सभी पीवाईक्यूज दिए गए हैं और इन्हीं को हम सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 का। सहजयान के प्रवर्तक हैं ए सरहप्पा, बी सवरप्पा, सी लुइप्पा और डी कण्हप्पा। तो सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं ए सरहप्पा। अगला क्वेश्चन है 42। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ए पुरानी हिंदी, बी प्राकृताभास अपभ्रंश। और इसमें इसका ऑप्शन दिया गया है साहित्यिक अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग इसे पुरानी हिंदी 12वीं शताब्दी
तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उनमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास या अपभ्रंश कहा है। तो ये भी हमारा मेन पॉइंट यहाँ इसमें बन जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? ए हिंदी, बी प्राकृत, सी पाली और डी अपभ्रंश। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, प्राकृताभास हिंदी ही अपभ्रंश है। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी राहुल सांकृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं क्या हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था है। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है जो 1915 में प्रकाशित हुई। यह पूर्वदीप्ति फ्लैशबैक पद्धति पर लिखित कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी एवं कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर कहा जाता है। इन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर ही अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये भी हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि उसने कहा था ये हमारे नेट के पाठ्यक्रम में ये कहानी लगी हुई है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि किस पर आधारित है तो ये भी हमें याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है और ये 1915 में प्रकाशित हुई और ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46वां, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? ए चतुरसेन शास्त्री, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी राम कुमार वर्मा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऊपर हमने इसकी डिटेल भी पढ़ी थी। तो ये पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पुरानी हिंदी को सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। अगला क्वेश्चन है 47वां, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ए सरहपाद, बी स्वयंभू, सी राजा मुंज और डी पुष्पदंत। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, राजा मुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए पुष्पदंत, बी धनपाल, सी शालिभद्र सूरी और डी स्वयंभू। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है डी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है।
तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट वो देखते हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव करते पौम चरिव 5 कांड और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। तो जो ये भी उनको उपाधि दी गई हैं, ये भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ए सरप्पा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू और डी हेमचंद्र। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी स्वयंभू। 50वां क्वेश्चन है अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन थे? ए हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र और डी दत्त। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? बी स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है हमारा 51। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुड़ दोहा और डी पौमचरिव। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी पौमचरिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। पौमचरिव किसकी रचना है? ए अब्दुल रहमान, बी विद्यापति, सी स्वयंभू और डी चंद्रबरदाई। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी पौमचरिव। 53 क्वेश्चन है हमारा इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? ए महापुराण, बी परमात्मा प्रकाश, सी भविष्यत कथा और डी पौमचरिव। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी पौमचरिव में कहा गया है। तो आइए इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पौमचरिव स्वयंभू कृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णित अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो ये भी पॉइंट हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि जैन धर्म में अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है कि किस ग्रंथ में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 54। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ए भविष्यत कथा, बी योगसार, सी परमात्मा प्रकाश और डी पाहुड़ दोहा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ए भविष्यत कथा। ये एक लौकिक चरित काव्य माना जाता है। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्य के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए जिनमें कथानक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? ए शालिभद्र सूरी, बी पुष्पदंत, सी कनकामर और डी धनपाल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें ये सब PYQs किए हैं। ये PYQs आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इन वीडियोस और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोस का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।